नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया है उस पे आपके साथ ये एपिसोड जो है मेरा उस पे चर्चा का है। मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम का निर्धारण किया और पाठ्यक्रम के निर्धारण के साथ साथ फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम लागू किया। उसके साथ पढ़ाई प्रारंभ हो गई, जिसमें जो स्ट्रीम बनी है मेजर विषय, मेजर में प्रथम द्वितीय पेपर रहेंगे। आप कोई भी विषय चुन सकते हैं मेजर विषय जो आपके महाविद्यालय में है। एक माइनर होगा, माइनर में जो आपने विषय चुने हैं मेजर उससे अलग होगा माइनर, उसमें आपको सेकंड पेपर, एक ही पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, वो सेकंड पेपर होगा। और तीसरा होगा इलेक्टिव पेपर। इसी तरह से चौथा जो है आपका 100 नंबर का है, उसमें योगा है, खेलकूद है और आपके साथ में ये व्यक्तित्व विकास, इस पे एक पेपर होगा 100 नंबर का। पांचवा जो उन्होंने आयाम रखा है 100 नंबर का रखा है, जिसके तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से विद्यार्थी को रूबरू कराना है, विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में संलग्न कराना है। इसके लिए 3 विधाएं रखी गई हैं। एक परियोजना कार्य, दूसरी शिक्षुता प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कीजिए, प्रोजेक्ट कार्य कीजिए। और तीसरी विधा है सामुदायिक जुड़ाव, मतलब कम्युनिटी के साथ आपका जुड़ना, एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी। ये 3 विधाएं हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम कैसे संचालित होगा उसके लिए बनाई गई है। इसका मूल उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा को समावेशित करने का, कि जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने स्थानीय स्तर पे, जहाँ के वो विद्यार्थी हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पे उद्योग और व्यावसायिक जगत की आवश्यकताओं के अनुसार जनशक्ति के नियोजन में भागीदारी कर सके। तो आज मैं आपके साथ में एक एक स्टेप बाय स्टेप करूंगा। पहले शिक्षुता प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की बात करूंगा। अगले एपिसोड में आपको परियोजना कार्य की जानकारी दूंगा। फिर इसके बाद वाले एपिसोड में आपको सामुदायिक जुड़ाव वाले पाठ्यक्रम की जानकारी दूंगा। तो जिन विद्यार्थियों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षुता का लिया है, आवेदन किया है, अप्रेंटिसशिप और इंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप जो ली है, उनके लिए बात करूंगा। तो ये 2 कार्यक्रम जो हैं, इंटर्नशिप आप कैसे करेंगे इस पर मैं आपको बताता हूँ। जब फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए थे 12th के रिजल्ट के बाद, ऑनलाइन आपने आवेदन किया था, उसमें चॉइस फिलिंग रहती है, उसमें आप लोगों ने भरा होगा, आपके मेजर विषय भरे होंगे, माइनर भरे होंगे, इलेक्टिव विषय भरे होंगे और व्यक्तित्व विकास या योग या खेलकूद। और फिर 5वें में आपने किसी ने परियोजना कार्य लिखा होगा में एंट्री की होगी, किसी ने सामुदायिक जुड़ाव में करा होगा, किसी ने इंटर्नशिप पे। और इसके बाद जब महाविद्यालय में आए तो महाविद्यालय स्तर पे भी आपको समझाइश दी गई होगी और जिसने जो भरा वैसा है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और आया था सितंबर में, कि आप चाहें तो अपने विषयों में बदलाव कर सकते हैं। कुछ समझ की कमी, विद्यार्थियों में भी समझ की कमी, और कोरोना का प्रभाव था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑफलाइन भी चल रही थी, दोनों चल रही थी। बच्चों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। बच्चों के इन्वॉल्वमेंट ना होने के साथ साथ शिक्षक भी अभी चूंकि प्रशासनिक कार्य भी बहुत थे, एडमिशन के काम थे और भी कई कार्यों के कारण कहीं शिक्षकों की कमी। कुछ महाविद्यालयों में तो ज़्यादा शिक्षक नहीं है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हों। इन सभी बढ़ते वर्कलोड के कारण शिक्षक भी उतने ज़्यादा नहीं उसमें इन्वॉल्व हो पाए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 फरवरी को एक परिपत्र जारी किया है और उस परिपत्र में पूरी गाइडलाइन है, उसमें सैंपल रिपोर्ट है, ये रखी आभार पत्र सहित। ये करीब आपका जो है इन्होंने करीब 36 पन्ने का दिया है, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी है। लेकिन हम सभी जानते हैं प्रशासनिक भाषा बड़ी टिपिकल होती है, उसी से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको क्या है। तो कुछ महाविद्यालयों में देखा गया, अभी इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था हायर एजुकेशन का, तो उसमें चर्चा हुई थी, सभी संभाग थे मध्य प्रदेश के।
कई महाविद्यालयों में तो 3-4 हजार बच्चे और सबने इंटर्नशिप भर दी है। अब वो उसमें बच्चों ने खुद भरी या महाविद्यालय स्तर पे जब ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री कर रहे थे तो महाविद्यालय वालों ने कहा इंटर्नशिप कर दो, सारे बच्चों ने इंटर्नशिप कर दी। बहुत से महाविद्यालय बच्चों ने चॉइस ही नहीं करी कि वो परियोजना करेंगे कि इंटर्नशिप करेंगे, सामुदायिक जुड़ाव, जबकि सामुदायिक जुड़ाव कितना बढ़िया विषय है, लेकिन बच्चे उसमें नहीं जुड़े। अब ये खैर अलग बात है, क्यों नहीं जुड़े क्या, उसमें नहीं जाते हैं। मैं आपको आता हूँ इंटर्नशिप पे चर्चा करने, क्योंकि इंटर्नशिप अभी आपको आने वाले दिनों में जो प्राइवेट के फॉर्म भरे जाएंगे स्नातक स्तर के, हर विश्वविद्यालय अप्रैल में प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए आयोजन करेगा। प्राइवेट परीक्षार्थियों को भी इंटर्नशिप करना पड़ेगी, परियोजना कार्य करना होगा, सामुदायिक जुड़ाव करना होगा। वहां समस्या जाएगी। जैसे मेरे महाविद्यालय में सेंटर है प्राइवेट का, अब कहाँ से कौन सा बच्चा क्या अपनी पसंद करके वो तो ऑनलाइन करके आता है, फिर वहां जिम्मेदारी सरकार ने दी, जहां आप फॉर्म भरोगे प्राइवेट के उस महाविद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी। और आपको ताज्जुब होगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा जो प्राइवेट के लिए सेंटर बनाए जाते, चुने हुए महाविद्यालय बनाए गए हैं। पूरे जबलपुर शहर की अगर बात करूं तो 4 या 5 महाविद्यालय रहते हैं। केसरवानी महाविद्यालय जिसमें प्राथमिकता पे नंबर 1 पे रहता है, नवयुग रहता है, हवाबाग कॉलेज रहता है, ये और जानकी रमन कॉलेज, 4 कॉलेज हैं। यहीं पे प्राइवेट के फॉर्म भरे जाते हैं और पूरे जिले के बाहर के लोग भी यहाँ के जमा करते हैं। तो एक टिपिकल है। तो मैं आपको बताता हूँ इंटर्नशिप आप कैसे करेंगे। जब भी कोई भी विद्यार्थी जिस भी महाविद्यालय का है, उसको अपने महाविद्यालय में उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चुनाव करना होगा। महाविद्यालय में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जैसे केसरवानी महाविद्यालय में बीए बीकॉम चलता है, तो यहाँ साइंस स्ट्रीम के जो हैं उनका चयन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बीए बीकॉम के जो पाठ्यक्रम है उनसे ही आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर चुनाव करना होगा। और ये सरकार ने पहले गाइडलाइन में अपने विषय दिए थे। अब जो इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं या परियोजना कार्य है या सामुदायिक जुड़ाव, इन तीनों के लिए एक कौशल संवर्धन डेस्क, स्किल डेवलपमेंट डेस्क का गठन प्राचार्य जी को करना होगा। हर विद्यार्थी की सुविधा के लिए कॉलेज प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो कर दे। और अभी भी कई महाविद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट SDD का गठन ही नहीं हुआ है, जबकि सत्र खत्म हो रहा है। ये शुरू में ही कर देना था, अगस्त माह में ये बन जाना था स्किल डेवलपमेंट डेस्क, जिसमें विद्यार्थी को इंटर्नशिप की जानकारी मिलेगी, परियोजना की मिलेगी, सामुदायिक जुड़ाव। ये एडमिशन के समय अगर रहती तो विद्यार्थी में कन्फ्यूजन नहीं होता, शिक्षक में कन्फ्यूजन नहीं होता। इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। आपको एक नोडल अधिकारी बनाना पड़ेगा, उसका विभाग बताना पड़ेंगे, उसका मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा और एक रूम देना पड़ेगा। अब ये पूरी जानकारी आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे देना है कि स्किल डेवलपमेंट डेस्क का नोडल अधिकारी कौन है। पहले तो संरक्षक में प्राचार्य का नाम रहेगा, फिर नोडल अधिकारी का नाम रहेगा, फिर नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर रहेगा, किस कमरे में रखा बनाया गया आपका स्किल डेवलपमेंट डेस्क सेंटर, उस कमरे का नंबर रहेगा, कॉलेज की वेबसाइट होना चाहिए, इसको प्रकाशित करना है। और ये बहुत ही उचित और संवेदनशीलता के साथ इसका निराकरण करना है कौशल संवर्धन डेस्क के प्रभारी नोडल अधिकारी को। अब प्राचार्य, नोडल अधिकारी और उस महाविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक गण हैं, उनको ये निश्चित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि व्यावसायिक और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का लाभ विद्यार्थी अनिवार्य रूप से लें। कंपलसरी है। विद्यार्थी को कुछ नहीं मालूम, 12th पास करके आया, 12th भी आप जानते हैं कि 2 साल के कोरोना पीरियड के कारण उस तरह से विधिवत क्लासें नहीं लगी, ओपन बुक एग्जाम परीक्षा थी या पास प्रमोशन कर दिए गए थे, उस हिसाब से पास हो गया, तो उनका भी IQ लेवल कुछ कम है। अब इनको कैसे डेवलप किया जाए, तो हर कॉलेज को 3 दिन का उन्मुखीकरण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित करना है, ओरिएंटेशन कार्यक्रम। और अभी भी जहां तक जानकारी है, प्रदेश के 756 महाविद्यालयों में से लगभग 100-150 महाविद्यालयों ने ही कराया है, बाकी ने कराया ही नहीं उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
ये उन्मुखी कार्यक्रम आपको कराना है। कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, वो अलग बात है। तो विद्यार्थी को आपको डेवलप करना होगा। अब व्यावसायिक या कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में विद्यार्थी ने संबंधित क्षेत्र में कितनी स्किल, कितना कौशल अर्जित किया। वो कौशल ऐसा अर्जित करना चाहिए उसे कि जिससे उसको रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर मिल सके। अब ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इसमें सैद्धांतिक 2 क्रेडिट रहेंगे और प्रायोगिक पाठ्यक्रम के 2 क्रेडिट रहेंगे। इसका मूल्यांकन जो है CLO, कोर्स लर्निंग आउटकम, विद्यार्थी द्वारा निर्धारित CLO के माध्यम से होगा। इसके अलग अलग विधाएं दी गई हैं, सरकार ने पूरी गाइडलाइन दे दी है। अब देखिए, सैद्धांतिक पत्र का जो मूल्यांकन है वो यूनिवर्सिटी करेगी और प्रायोगिक कार्य का मूल्यांकन आपका करना है। तो जो भी आपने पाठ्यक्रम किया है इसमें आंतरिक, सतत और बाह्य विश्वविद्यालयीन मूल्यांकन में अंकों का विभाजन 50-50 अंक का है। आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज करेगा, जिसमें बच्चे की उपस्थिति पे 5 अंक रहेंगे, बच्चे ने जो प्रायोगिक रिकॉर्ड बनाया उस पर 30 अंक रहेंगे और बच्चों का जो मौखिकी लेंगे आप उस पर 15 अंक रहेंगे। अब इसके बाद ये आंतरिक मूल्यांकन हो गया। अब बाह्य मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय को 50 अंक दिए गए। वो प्रायोगिक कार्य परीक्षा करेगा, वो एक एक्सटर्नल आएगा, 40 अंक है। बच्चे ने जो अपना काम किया उसकी प्रस्तुति पे 30 अंक, बच्चे ने की स्किलनेस पे 10 अंक, बच्चे के लेवल ऑफ नॉलेज पे, ज्ञान के स्तर पे 10 अंक। इस तरह से 50 अंकों का मूल्यांकन है। तो ये आपका 100 अंक हो जाएंगे और 10 नंबर आपके मौखिकी परीक्षा के, 40 और 10। ये सारी प्रक्रियाएं जो है परियोजना कार्य में भी इसी प्रकार से मूल्यांकन होगा और इंटर्नशिप में भी होगा। मैं यहाँ आपको इंटर्नशिप की बात करता हूँ। प्रदेश के विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उनमें व्यावसायिक व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए इंटर्नशिप एक प्रमुख कंसेप्ट है। इसमें विद्यार्थी को किसी संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन या किसी व्यक्ति के साथ रह के सीखना है, स्किल प्राप्त दक्ष करना है और व्यक्ति द्वारा, उस व्यावसायिक संगठन द्वारा, संस्था द्वारा, फर्म द्वारा उसको इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। जैसे मैंने अगर किसी इंडस्ट्री में जाके, मान लीजिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र में या पत्रिका समाचार पत्र में जाके काम किया, तो वहां के संपादक महोदय द्वारा मुझको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसमें साफ दिया रहेगा कि आपने क्या क्या करा, फिर उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन होगा। विद्यार्थी जो भी इंटर्नशिप का काम करेंगे उसे संबंधित व्यक्ति, संस्था, फर्म से सहमति पत्र प्राप्त करके महाविद्यालय में जमा करना होगा। पहले विद्यार्थी जाए, उस संस्था से अपना सहमति प्राचार्य का एक आवेदन लेके जाएगा, उसके आधार पर उसको जब लाके देगा। जब विद्यार्थी वो सहमति पत्र जमा कर देगा संस्था का, व्यक्ति का, फर्म का, उसके पश्चात ही प्राचार्य जी उस व्यक्ति को इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। आपको पहले प्राचार्य से एक पत्र मिलेगा, आप लेके जाएं उस संस्था के नाम पे, प्राचार्य उसमें देंगे कि मेरे यहाँ का नियमित विद्यार्थी है और इस पर इंटर्नशिप करना चाहता है, आप इसको सहयोग प्रदान कीजिएगा। फिर वो संस्था, व्यक्ति या फर्म जो है अपने लेटर हेड पे अपने सील छप्पा लगा के देगा कि हाँ, हम सहमति प्रदान करते हैं। जब वो सहमति मिल जाएगी, वो प्राचार्य जी को लाके विद्यार्थी दिखाएगा, तभी वो इंटर्नशिप का कार्यक्रम करने की अनुमति प्राचार्य देंगे। अब ये जो इसकी प्रक्रिया है, ये प्राचार्य और महाविद्यालय के शिक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी जहां इंटर्नशिप कर रहा है या जिस संस्था से कर लेके आया है वो प्रतिष्ठित संस्था है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित फर्म है, एक स्तर वाली है, वैधानिक है, या विद्यार्थी को जो इंटर्नशिप दे रही है उसके निष्पादन करने में सक्षम है या नहीं। कई बार विद्यार्थी अपने आस पड़ोस की संस्था में चले गए और ले आए, ऐसा नहीं है। आप किराने की दुकान से ले आए, लेकिन किराने की दुकान क्या है, ऐसे ही है ना, उस किराने की दुकान में पान की सामग्री, सिगरेट भी बिक रही है, वो ऐसी संस्था नहीं होना चाहिए। या कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, वो टेलरिंग का काम, घरेलू काम भी कर रहा है, रफू भी कर रहा है, उसमें आपको क्या सिखाएगा, आपने खाना पूर्ति कर, ऐसा नहीं। आपको विधिवत एक स्टैंडर्ड की, एक स्तरहीन और वैधानिक जो है जिसके नाम है, ऐसे ही व्यक्ति, संस्था या फर्म से आपको काम करना है, प्रशिक्षण लेना है। अब इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार ने जो बनाई है, जो इंटर्नशिप करोगे, जो आप अप्रेंटिसशिप करोगे,
उसमें विद्यार्थी को प्रथम चरण जो का पहला चरण रहेगा उसमें आपको A1 एक प्रारूप है A1, उसमें आपको अपनी प्रस्तुति करना पड़ेगी। अभी मैं आपको दूंगा उसके भी प्रारूप। उसमें अपने कार्यक्रम की जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रारंभिक रूपरेखा आप कैसे करेंगे, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और संस्थान की जानकारी। उदाहरण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए जबलपुर के समाचार पत्र में किसी, तो कार्य क्षेत्र मेरा समाचार पत्र जबलपुर होगा। समाचार पत्र कैसे एडिटिंग कैसे होती है, छपता कैसे होता है, न्यूज़ कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें दूंगा। कितने साल पुराना समाचार पत्र है, उसका सर्कुलेशन कितना है, कहाँ पे है, उसके मालिक कौन है, ये सब जानकारी A1 जो है प्रारूप उसमें देना। अब 7 दिन या 15 पार्ट टाइम, 7 दिन पूरे कॉलेज नहीं आएगा बच्चा, आप बता देगा तो उतनी उसकी अटेंडेंस वहाँ से जुड़ेगी, और 15 या फिर 15 दिन आधा दिन पार्ट टाइम कार्य करके व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक संगठन, फर्म के साथ उसको रहना होगा, जहाँ से वो प्रतिपुष्टि फॉर्म, एक फीडबैक फॉर्म है, प्रतिपुष्टि प्रपत्र, थोड़ा अजीब सा शब्द है हिंदी का। प्रतिपुष्टि फॉर्म जो है, फीडबैक फॉर्म को हिंदी में प्रतिपुष्टि प्रपत्र कहते हैं, वो लेके आएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन होगा जो 50 अंकों का होगा। अब ये सब पूरा करने के बाद अब जो अंतिम रिपोर्ट है वो प्रारूप A2 में प्रस्तुत करना है विद्यार्थी को, जिसमें उसके द्वारा जो उसने इंटर्नशिप की है, अप्रेंटिसशिप की है, उससे प्राप्त ज्ञान और कौशल वृद्धि का उल्लेख होगा। विद्यार्थी की रिपोर्ट का में उसमें उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स, पूर्व निर्धारित शिक्षुता प्रशिक्षुता की अवधि में ज्ञान कौशल में जो वृद्धि हुई है और उसके भविष्य की योजना है क्या होगी, इन सब का उल्लेख होना चाहिए। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट टाइप नहीं कराना, आपको खुद ही लिखना है, स्वहस्तलिखित, और 2000 शब्दों की होना चाहिए। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसमें कुछ ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ दे सकते हैं, जहां आप जो सीख रहे हैं, जिस मशीन में आपने देखा प्रेस कैसे, समाचार पत्र कैसे छपता है, प्रिंटिंग कैसे होती है, उसकी फोटोग्राफ दे दीजिए। ये सारी चीजें देंगे, अट्रैक्टिव करेंगे। नेट से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उल्लेख करना होगा कहाँ से आपने सामग्री प्राप्त की। अब इस सब का मूल्यांकन कैसे होगा, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का। विद्यार्थी ने प्रशिक्षण कार्य की अपनी रिपोर्ट साल के एंड में जमा करना है। इस बार तो थोड़ा लेट हो गए, ये आपका सितंबर में हो जाना था और अभी जमा हो जानी थी रिपोर्ट, सरकार ने रखी थी 15 फरवरी उच्च शिक्षा विभाग में, लेकिन संभव नहीं है। इसको अभी इंडक्शन प्रोग्राम ही 15 फरवरी के बाद हुआ है, इसलिए आगे बढ़ेगा। आप अभी भी समय है आपके पास, 15 मार्च तक आप जमा कर दें। और इस आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त, ये तो आंतरिक मूल्यांकन आपने करा, विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में विश्वविद्यालय भेजेगा, एक शिक्षक को भेजेगा, हर महाविद्यालय में लिस्ट आएगी और उसके सामने उस शिक्षक के साथ में टीचर और विद्यार्थियों को अपनी प्रस्तुति करना पड़ेगी। वहाँ मौखिकी परीक्षा होगी। इस मूल्यांकन, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण और मौखिकी पे विद्यार्थी के ज्ञान कौशल से कितना सीखा विद्यार्थी ने, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, उसकी अभिवृद्धि होगी। इसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। इसमें निश्चित करना है कि आवश्यक चरणों में उसका समावेश करना है, जिससे इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का काम के द्वारा जो पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम्स हैं वो विद्यार्थी ने प्राप्त करे कि नहीं करे, उसके आधार पर आपको ग्रेड आवंटित किया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन अंकों का विभाजन 50-50, आंतरिक में 50 और बाह्य में 50, और संबंधित व्यक्ति द्वारा जो उपलब्ध किया गया है, संस्था, व्यक्ति, फर्म के द्वारा फीडबैक फॉर्म, वो 50 अंक का रहेगा, तो आपको बाह्य परीक्षक उसके आधार पे और आप भी मिलके करेंगे। इस तरह से 30 अंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण में और 20 अंक मौखिकी में, 10 आंतरिक में हो जाएंगे, 10 बाह्य। और ये जो गुणवत्ता पूर्वक है, ये सारा काम अप्रेंटिस इंटर्नशिप को होगा। अब आपके सामने एक समस्या होगी, शिक्षकों के सामने भी है, विद्यार्थियों की, कहाँ करें इंटर्नशिप के लिए। मैं आपको कुछ संस्थानों को, व्यक्तियों के, फर्म के नाम बताता हूँ। जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार का एक शॉपिंग सेंटर है, प्रियदर्शनी, सिविक सेंटर में है। आप प्रियदर्शनी सेंटर में जा सकते हैं, किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जबलपुर शहर में बहुत हॉस्पिटल हैं, आशीष हॉस्पिटल है, जौलपुर हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल है,
ये प्राइवेट में है, विक्टोरिया हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, एल्गिन हॉस्पिटल जो रानी दुर्गावती हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, रांची शासकीय डिस्पेंसरी, रेलवे की डिस्पेंसरी है, इन सब में जा सकता है। रेस्टोरेंट में जा सकता है, जबलपुर शहर में ढेरों रेस्टोरेंट है, आप उनमें जा सकते हैं। बैंक में, सरकारी बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक में जा सकते हैं, LIC में जा सकते हैं, ITI भी 2 हैं, पुरुष ITI और महिला ITI। ग्रंथालय में जा सकते हैं, आप अपने कॉलेज के ग्रंथालय का भी कर सकते हैं कि ग्रंथालय की सारी पुस्तकों का कैटलॉग बनाइए कि अलमारी A में कितनी है, 2 में, B में कितनी, C में, सारी पुस्तकों का कैटलॉग बनाना पड़ेगा आपको लाइब्रेरियन से सीख के कि कैसे शिक्षक पुस्तक का नाम हो, राइटर का नाम हो, प्रकाशक का नाम हो, कब खरीदी, ये सारी नहीं है। आप केंद्रीय ग्रंथालय में जाइए, दूसरे कॉलेज के ग्रंथालय में जाइए, प्रेस समाचार पत्रों में जा सकते हैं, बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस हैं उनमें जा सकते हैं, आकाशवाणी केंद्र में जा सकते हैं। आप जबलपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि कार्य सीखने जा सकते हैं, उद्यानिकी विभाग में जा सकते हैं, ये सारे सेंटर हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट भी है। आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बनाई जा रही हैं, इसमें महाकौशल क्षेत्र की जो कई हैं, इनमें आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री भी जबलपुर में खुली हुई है, गोलपुर में सरकारी है, में आप जाके सीखिए कि कैसे कपड़े का उत्पादन होता है, कपड़े का, वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है। कंप्यूटर सेंटर में जा सकते हैं, पर्यटन केंद्र में जा सकते हैं, कई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं कि रेस्टोरेंट में कैसे होती है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं। ये कुछ सेंटर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, इनमें अब आपके साथ समझते हैं गाँव का बच्चा क्या करे। तो देखिए, गाँव के बच्चे के लिए भी है, जो भेड़ाघाट के आसपास के गांव से आते हैं, भेड़ाघाट में मूर्ति उद्योग में आप जाके सीख सकते हैं कि मूर्ति उद्योग क्या है, मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं, संगमरमर का काम वहाँ सीख सकते हैं भेड़ाघाट क्षेत्र के लोग। खेती का काम सीख सकते हैं, खेती कैसे की जाती है, खेती की क्या प्रक्रिया है, कौन सी खाद कितनी डलना चाहिए, उर्वरक कितने डलना चाहिए, फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये सारी चीजें खेतों के सीख सकते हैं। पंचायती राज, सरपंच के साथ रह के आप सीख सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहाँ भी आप सीख सकते हैं। ये कुछ इंटर्नशिप के लिए मैंने आपको संस्थान बताए हैं, और बाकी संस्थान आप अपने अपने महाविद्यालय में, अपने अपने सेंटर्स में बात कर सकते हैं। जबलपुर में तो गारमेंट इंडस्ट्रीज बहुत है, सलवार सूट का बहुत बड़ा केंद्र है गलगला में, आप वहाँ जाइए, वहाँ काम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों का बहुत बड़ा क्लस्टर है, मिठाई उद्योग में जा सकते हैं। बेकरी उद्योग, जबलपुर में बेकरी उद्योग भी बहुत है, तो बेकरी उद्योग में जाके आपकी कैसे बनती, पेस्ट्री कैसे बनती, बिस्किट कैसे बनती, इन सब के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले, जैसे मैंने कहा ना, आप जिस संस्था में जाना चाहते हैं, प्राचार्य से एक आवेदन लेके जाइए, उस संस्था का सहमति पत्र लाना होगा, और प्राचार्य जी को, नोडल अधिकारी को और महाविद्यालय के शिक्षकों को तय करना होगा कि वास्तव में ये स्टैंडर्ड का संस्था है कि नहीं है, या ऐसा ही है, उसकी प्रामाणिकता है कि नहीं है, वैधानिकता है कि नहीं, उसके बाद ही आपको अनुमति देंगे। व्यक्ति के बारे में जो मैंने कहा, इसमें व्यक्ति भी है ना, व्यक्ति का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे किसी CA के पास चले जाइए, CA के पास आप इंटर्नशिप दे सकते हैं, या और भी हैं, नगर निगम की महापौर अभी तो है नहीं, पूर्व महापौर के पास जा सकते हैं, विधायक के पास जा सकते हैं, सांसद के पास जा सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं राजनीतिक कार्य कैसे किया जा सकता है, जनता की सेवाएं कैसी की जाती हैं, ये सारी चीज। कलेक्टर भी हो सकता है, SP भी हो सकता है, न्यायिक अधिकारी भी होता है, वकील भी हो सकते हैं, सीनियर वकील। ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए बहुत से हैं, आपको इंटर्नशिप करना है और ईमानदारी के साथ करना है, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लगातार ये चलेगा। आज आपके साथ मैंने इंटर्नशिप पे चर्चा करी है, अगले एपिसोड में आपके साथ में परियोजना कार्य पे चर्चा करूंगा, और फिर इसके बाद सामुदायिक जुड़ाव पे। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही विद्यार्थियों को नई नई चीज़ें, जो उनके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, अध्ययन कैसे की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इन सारी जानकारियाँ आपको मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।